रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के साथ में फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, बिहार के अंदर पटना लगता है और पटना की एक अदालत है और इसी पटना की अदालत के अंदर जिस केस की सुनवाई हो रही थी, तो जो जज साहब होते हैं मधु कुकर कुमार जी, ये सारे गवाहों और जितने भी सबूत होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला सुनाते हैं। और जब ये फैसला सुनाते हैं तो जितना भी कोर्ट के अंदर जो लोग भी होते हैं उनका सीना चौड़ा हो जाता है। हर कोई जज साहब के फैसले को सैल्यूट कर रहा होता है। दरअसल जज साहब फैसला सुनाते हैं कि जितने भी गवाह पेश किए गए, जितने भी सबूत रखे गए, उसके आधार पर ये जो दोषी माँ खड़ी हुई है इसको 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इसके ससुर को भी 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब ऐसा क्या हुआ कि माँ और दादा इन दोनों को 20-20 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद में 20,000 रुपये का इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया। जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर बाहर निकली तो हर कोई कोर्ट के फैसले को सैल्यूट कर रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आखिर क्या कसूर था इस माँ बाप का, इस माँ का और इसके ससुर का, यानी जिस बच्ची ने इनके ऊपर केस किया था उसकी माँ और उसके दादा का। तो पूरी ही कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से करना चाहता हूँ। दरअसल मैं अभी बस आके बैठा हूँ, वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था क्योंकि लेट हो चुका था, 2-3 दिन से भाग दौड़ कर रहा हूँ। दरअसल मेरे गाँव के अंदर एक लड़का है, महज 26 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उसके, एक बेटी है जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद में फिर एक बेटी है, फिर एक बेटा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं यहाँ साइड में चला रहा हूँ। घर पर ना तो उसके छत है, ना कोई चार दीवारी है, घर में उसके कुछ भी नहीं है। उसके जो पिताजी हैं उनकी डेथ कई साल पहले हो चुकी है। घर में बस यही शख्स था जो कमाने वाला था। अब इसको भी गाल में इसकी ट्यूमर हो गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि शुरुआती फेस में है, अगर इसका सही तरीके से इलाज कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। इसकी तस्वीर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था और मैं वहाँ पे गया था, इसीलिए गया था, मैं बड़े बड़े कुछ लोगों को लेके गया था जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो NGO वगैरह चलाते हैं, उन सबको लेके गया था ताकि इस लड़के की कुछ मदद हो सके, इसका इलाज हो सके। छोटे छोटे 3 बच्चे, एक पत्नी जिसने अभी कुछ नहीं देखा, एक माँ है जो विधवा है, उसका भी सहारा यही लड़का है। आज अचानक से उस लड़की की ज़िंदगी और मौत के बीच में उसकी जो सांसें हैं, एक तरीके से जो ज़िंदगी है वो चल रही है। और ये बातें मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं जानता हूँ मेरे चैनल पे भी कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं और आज मैं उन ज़िम्मेदार लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो QR कोड मैं दे रहा हूँ उससे इस लड़के की मदद हो सके, कुछ अपना इलाज करा सके। हालांकि डॉक्टर ने भरोसा दिया है कि ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे 100 में हो सकता है तो 100 रुपये दें, आप 200 हो सकता है 2 दें, जिसकी जैसी हैसियत है तो दे दें, क्योंकि इस तरीके के काम करने से कभी दौलत कम नहीं होती। मैं अपने लिए आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, बस इस लड़के के लिए आप इतना कर दें तो मैं आपका तमाम ज़िंदगी एहसान नहीं भूलूंगा। जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपनी साइड से किया है, लेकिन आप भी कहते हैं ना कि इंसान की मदद करता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और आपको, आप जो कमाते हैं उसमें ऊपर वाला बरकत करेगा अगर आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे। तो पहली बात तो आप लोग हर ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, जहाँ कहीं भी आपसे हो सकता है आप शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि इस लड़के की मदद हो सके। और मैं आपसे एज ए रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ ये, क्योंकि दिल कट गया। अगर मैं उसकी सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखा दूंगा तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी सही तरीके से ये समझ ही नहीं है कि उसके पापा को क्या हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार मदद करिएगा। चलिए दोस्तों, अब कहानी पे चलते हैं और कहानी की बात करूँ तो कहानी आज की बिहार से है और बिहार के अंदर एक जगह लगती है, जाना माना शहर है पटना शहर। और इसी पटना शहर के अंदर एक थाना लगता है, रामकृष्ण थाना, पटना शहर के अंतर्गत जो रामकृष्ण नगर है इसी में थाना लगता है। और मैं बात कर रहा हूँ 12 फरवरी साल 2018 की। 12 फरवरी साल 2018 को एक लड़की अपने एक रिलेटिव के साथ में इसी रामकृष्ण नगर थाने के अंदर पहुँचती है
और थाने के अंदर पहुंचने के बाद में ये लड़की कहती है कि जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर हैं उनमें से अगर कोई महिला कांस्टेबल, महिला कोई पुलिस वाली हो तो प्लीज़ यहाँ बुला दीजिए, क्योंकि मैं जो दर्द दिल अपना कहने आई हूँ वो मैं किसी महिला को ही सुना सकती हूँ। हालांकि पुलिस वाले वहाँ पर और भी होते हैं। पुलिस वाले कहते हैं बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ में अगर किसी ने गलत किया है तो हम तुम्हें भरपूर सहायता देंगे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, तुम बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। लेकिन ये जो लड़की थी ज़ारो कतार रो रही थी। लड़की की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इसके साथ में जो आए थे वो भी रोने लग जाते हैं। उसके बाद में महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया जाता है। उसके बाद में इस लड़की को बैठाया जाता है, इसे बहुत ज़्यादा पुचकारा जाता है, लाड़ प्यार किया जाता है। उसके बाद में इसे पानी वगैरह को पूछा जाता है। जब ये लड़की थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, इस कंडीशन में हो जाती है कि ये लड़की अपने दिल की बात अब कह सके, तो उसके बाद में ये लड़की अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। और जब ये कहानी सुनाती है तो जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लग जाते हैं। कोई ऐसा था नहीं वहाँ पर जो रो नहीं रहा था। ऐसी कहानी ये लड़की सुनाती है। दरअसल लड़की बताती है कि साल 2011 की ये बात है। साल 2011 में वो लड़की और उसके एक बहन और उसके 2 भाई और माँ बहुत ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। घर में पिता थे तो पिता छोटे बड़े जो भी शौक़ थे अपने बच्चों के पूरे करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो पिता थे उनके भी पिता थे, यानी इन बच्चों के दादा थे, उनको भी वही व्यक्ति पाल पोस रहा था। उनके ऊपर माँ की भी बाप की भी जिम्मेदारी थी, पत्नी और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन साल 2011 के अंदर अचानक से रहस्यमय तरीके से ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी मौत हो जाती है। अब जब रहस्यमय तरीके से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है, परिवार के ऊपर एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट जाता है। परिवार इतना ज़्यादा गम में चला जाता है, परिवार को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। परिवार के कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल होता है। जो पत्नी होती है वो भी गमज़दा होती है, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। रिश्तेदार आते हैं, अंतिम संस्कार की जो भी क्रियाएँ रहती हैं करते हैं, थोड़े बहुत दिन दिलासा देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अब इन बच्चों का कोई नहीं था तो सिर्फ वही दादा जो इस घर में इन बच्चों का था। लेकिन दादा भी बूढ़ा हो चुका था, थोड़ी बहुत मजदूरी करता था, इसी से काम चलता था। लेकिन साल 2011 के बाद में ये जो दादा था, उस समय इसकी जो सबसे बड़ी पोती होती है जिसकी उम्र महज 7 साल के आसपास होती है। 7 साल की जब ये लड़की होती है तो जो दादा था इस 7 साल की लड़की के ऊपर अपनी नीयत बिगाड़ना शुरू कर देता है। वो आए दिन अपनी पोती को कभी छेड़ता, कभी उससे डबल मीनिंग बातें करता, कभी उसके सीने पे हाथ लगा देता तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा देता। इस तरीके से लगातार वो उसको कभी कभी छेड़ने की कोशिश करता। अच्छा, जो बच्ची थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि दादा आखिरकार उसके साथ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि लड़की को उस समय गुड टच और बैड टच के बारे में मालूम ही नहीं था। वो बस इन चीज़ों का विरोध तो करती थी क्योंकि उसको कुछ अटपटा लगता था, लेकिन दादा के दिल में क्या चल रहा है, दादा की मंशा क्या है, इस बारे में अभी इस लड़की को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा लड़की को इन चीज़ों का एहसास हुआ और लड़की दादा की इन बातों का विरोध करने लगी। लेकिन दादा जो था अब इस लड़की को धमकाने लगा, इसे डराने लगा कि तुम्हारे पापा जहाँ चले गए वहीं तुम्हें भेज दूंगा, इसलिए जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ करने दो, और इससे बेहतर यही होगा कि तुम्हारी माँ को भी रोटी मिलती रहेगी चैन से, तुम्हें भी खाना पीना मिलता रहेगा, कपड़े मिलते रहेंगे, अब तुम्हारा और कोई तो करने वाला है नहीं। बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और उसके बाद में जो दादा था उस 7 साल की बच्ची के साथ में अपना मुंह काला करता है। और दोस्तों 7 साल की बच्ची के साथ में जब ये मुंह काला करता है तो एक बार नहीं ये था, उसके बाद ये सिलसिला आम हो जाता है। उसके बाद भी जब इस दादा का मन करता ये उस बच्ची के साथ में हैवानियत करता, उसके साथ में दरिंदगी करता, और इसी तरीके से जो चीज़ें थीं लगातार चलती रहती हैं। बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे, किससे अपने आप को, जिससे वो दादा कहकर बुलाती है, जो उसके बाप का भी बाप है, वही उसके साथ में दरिंदगी कर रहा है। उम्र लगभग उसकी 65 से 60 साल के आसपास थी और एक 7 साल की बच्ची के साथ में वो ये दरिंदगी गुजर रहा था। दोस्तों साल दर साल गुजरते जाते हैं, इसकी हैवानियत बढ़ती जाती है। अब ये जो बच्ची थी इसकी बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए जो लड़की थी कर्रा दिल कर कर एक दिन अपनी माँ के पास पहुँचती है और माँ से कहती है कि माँ मेरे साथ में इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। माँ पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्या दुख है तुम्हें, क्या कहानी है। तो उसके बाद में ये लड़की जो होती है ये अपनी माँ को बताती है कि दादाजी मेरे साथ में इस तरीके से गंदा काम करते हैं। अब जो माँ थी उसको चाहिए था कि वो अपनी बेटी की रक्षा करे,
अगर दादा से खाने पीने की वस्तुएं मिल रही थी, थोड़ा सा खर्चा पानी मिल रहा था, तो ऐसे दादा को लात मार देती, भूखी रह लेती, भीख मांग लेती, लेकिन अपनी बच्ची को उसके सामने ना परोसती। लेकिन यहाँ पर ये जो माँ होती है, इस लड़की को अपने ससुर के सामने परोस देती है और कभी कभी बहाने से ही अपनी बच्ची को उसके दादा के पास भेज दिया करती है। कहती है कि दादा तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ काम होगा, चली जाओ। ये बच्ची जब भी जाती तो दादा जो था वो इसके साथ में मुँह काला करता, इसका शारीरिक शोषण करता। लगातार जब ये चीज़ें चलती रहती हैं, लड़की अब समझ लेती है कि ना माँ से मदद मिलेगी ना दादा से मदद मिलेगी, आस पड़ोस का कोई लोग भी मदद नहीं कर रहा है, तो उसके बाद में एक दूर के रिश्तेदार के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। उसके बाद में वो जो दूर का रिश्तेदार होता है 12 फरवरी साल 2018 को राजकिशन नगर थाने में पहुंचता है और एफआईआर कराता है। जब लड़की इस तरीके से ये सारी बातें बताती है पुलिस को, तो पुलिस का वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तुरंत उस दादा और उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लाया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो ये आनाकानी करते हैं ये लोग। लेकिन पुलिस वाले अब इस लड़की का मेडिकल चेकअप वगैरह सारी चीज़ें कराते हैं। उसके बाद में मामला कोर्ट में पहुंचता है और जो पटना के अंदर जो कोर्ट है उसमें जो जज साहब थे मधुकर कुमार जी, उन्होंने इस केस की सुनवाई की और उसके बाद में उन्होंने जितने भी सबूत, जितने भी गवाह इस पूरे मामले में पेश किए गए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो लड़की थी इसकी बात को सही और जायज़ मानते हुए इस लड़की की जो माँ होती है उसे और इसके दादाजी को 20-20 साल की सज़ा सुनाती है और इसके ऊपर 20,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये फैसला कोर्ट ने सुनाया तो हर कोई कोर्ट के फैसले का सैल्यूट कर रहा था और ये भी कह रहा था कि अगर इससे बड़ी भी कोई सज़ा होती तो इन्हें मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, समाज के अंदर कुछ इस तरीके के दरिंदे लोग पड़े हुए हैं जो रिश्तों को कलंकित करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरीके से कलंकित कर रहे हैं कि सुनकर रूह कांप जाती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आप लोगों से शुरुआत में बोला था इस लड़के के बारे में, अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो जो भी पैसे आप देना चाहें तो QR कोड पे दे दीजिएगा। QR कोड मैंने दे दिया था आप लोग को, आप लोग वीडियो को बैक करके वहीं पे जाके स्क्रीनशॉट लेकर आप QR कर सकते हैं, सिर्फ इसकी मदद के लिए, बाकी और कुछ नहीं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि कुछ भले लोग हों वो इस लड़के की मदद कर दें, ताकि ये लड़का कम से कम ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, कम से कम ये संतुष्ट तो हो सके कि मैंने अपना इलाज कराया था। बहरहाल दोस्तों, जो कमेंट्स थे अब वक्त होता है कि कमेंट्स पढ़ लिए जाए। तो पिछले 2 दिन से दोस्तों जो क्राइम स्टोरीज़ है वो क्राइम स्टोरी की तर्ज पे नहीं सुनाई गई है। वजह यही थी कि इस लड़के के लिए मैं पैसों का इंतज़ाम करने में थोड़ा व्यस्त था, इसलिए कुछ लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लेकर गया था ताकि इसकी वीडियो बनाएं, अपने व्यूवर्स से ज़्यादा सपोर्ट मांग सकें। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कल के बाद से जो स्टोरी होगी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। और जो कमेंट्स हैं आप लोग के शीलनिधि हैं, लिखते हैं शाविज़ मलिक जी, मैंने खुद चेक किया, आप हर जाति धर्म की स्टोरी पर शूट करते हैं जो आज देश को अच्छा संदेश जाता है। शीलनिधि जी आपका बहुत शुक्रिया। गोंडनवाल हैं, लिखते हैं शाविज़ भाई, कल हमने आपकी कमी का अनुभव हुआ, भले ही हाँ आप हमें ना मिले हों, लेकिन हम आपको आपकी कहानी सुनते हैं, अंदाज़ भी आपका सादगी भरा है, बातों से एक ऐसा रिश्ता बन चुका है कि ऐसा लगता है कि हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अच्छी बात कही गोंडनवाल जी, मैं अपने हर व्यूवर से इसी तरीके का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी। तो भाई वालेकुम सलाम। लिखते हैं भाई जी, कल हमने आपकी कहानी बहुत ही तलाश किया, आपने सही किया, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, कहानी सही है और सटीक होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत पुराने हैं, अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। लिखते हैं भाई, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, मेरी बेटी और मेरे पापा मुझसे ज़्यादा, मैं और मेरे पापा बहुत खुश हैं। बेटी छोटी है फिर भी बहुत फिक्र करती है, पापा कहाँ हो, खाना खाया या फिर नहीं खाया, लव यू माई गुंजन बिटिया रानी। तो दीप कुमार जी, आपकी गुंजन बेटियाँ बहुत प्यारी हैं, सदैव आपका ऐसे ही ख्याल रखते रहें, आप भी उनका ख्याल रखें। उसके बाद में सद मजनू करके आईडी लिखते हैं, सुपर नाइस वेरी कहानी, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में आफ्ताब आलम है, लिखते हैं ट्रू इज़ ट्रूथ, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं क्राइम स्टोरी रीज़न देखकर नहीं सुनाई जाती, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म से हो। नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूं और मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। यू टर्न करके आइडिया लिखते हैं, बिल्कुल सर, क्राइम तो क्राइम ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। शाहिद परवीन है, लिखते हैं आप बिल्कुल सही बात करते हैं, आपकी स्टोरी झूठ नहीं होती। शाहिदा USA से कहानी सुनते हैं, तो शाहिदा जी आप भी उस लड़के की थोड़ी मदद कीजिएगा। उसके बाद में JK
अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं। ज़्यादा अपराध और घटना शिक्षा इल्म की कमी से होते हैं और मौत बरहक है, जाने क्यों भूल जाते हैं लोग। बहुत अच्छी बात कही अहमद जी, आप भी उस लड़के की ज़रूर से ज़रूर मदद करिएगा, आपका शुक्रिया। उसके बाद में उबैश अख्तर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनता हूँ और मैं नबी मुंबई का रहने वाला हूँ। तो उबैश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप भी उस लड़के की ज़रूर से ज़रूर मदद करिएगा। राजकुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, गुड स्टोरी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। दरिंदे पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं राजकुमार गौतम रायबरेली उत्तर प्रदेश से सुनता हूँ, पंजाब लुधियाना में रहकर आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई आप अपनी हैसियत के हिसाब से राजकुमार जी उस लड़के की ज़रूर मदद कीजिएगा। दी वेस्टर लिखते हैं भाई बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप अपने गाँव गए थे कल और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हो सके तो आप भी उस लड़के की ज़रूर मदद कीजिएगा। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, राजस्थान से सुनते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपकी उस लड़के की मदद कीजिएगा। नसीमुद्दीन हैं, लिखते हैं भाई मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे आपको। आज की कहानी बहुत ही दुख भरी है, ऐसे बाप को सरेआम फांसी देनी चाहिए। आज के दौर में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नईमुद्दीन पुच्चू भाई किस्बा मौदहा ज़िला हमीरपुर यूपी से सुनते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया और आप भी उस लड़के की ज़रूर मदद कीजिएगा जिसके बारे में शुरू में मैंने बताया था। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं बेटी के बारे में आपने बहुत सही कहा, माँ के साथ ही रहना चाहिए, लानत हो ऐसे बाप पर। जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया, आप भी कोशिश कीजिएगा जो मैंने बोला है। लईक अब्बास है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, गुलिस्तानाज बागपत यूपी से सुनते हैं। तो लईक अब्बास जी आप भी कोशिश कीजिएगा कि उस लड़की की मदद करें, चाहे आप 100 रुपये से करें, 5 रुपये से, 10 रुपये से, 1 रुपये से, जो आपसे बन पड़े वो करें। मोहम्मद रियाज जी हैं, लिखते हैं सर जी ID को वो नॉर्मली लेबर कार्ड बोला जाता है और आप आ गए होंगे। तो मोहम्मद रियाज जी आप अपने घर आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके घर परिवार में सब लोग खुश हों, अच्छे हों, तंदुरुस्त हों। और मोहम्मद रियाज जी आप भी कोशिश कीजिएगा कि उस लड़के की कुछ मदद करें। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बाप नहीं बल्कि पाप था और आपकी खातिर जब बात होती है तो एक नंबर होती है मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हसीबुल अंसारी जी मेरे बड़े भाई, आप भी उस लड़के की कुछ मदद कीजिएगा जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है महमूद करके ID है, लिखते हैं मैं रोज़ सुनता हूँ, कमेंट्स नहीं करता, रोज़ गोरखपुर की अर्चना यादव को सुनाइए। तो मैं कोशिश करूँगा और भाई आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप उस लड़के की मदद करें। उसके बाद में तनवी जी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सही कह रहे हो, मुझे अपनी बेटी को लेकर किसी पर भरोसा नहीं है। मैं अपने बेटी को अपने साथ रखती हूँ, हमेशा कभी आने के नाम नहीं छोड़ा, मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो तनवी जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात कही और आप भी कोशिश करिएगा कि उस लड़के की कुछ मदद कर सकें। नक्षत्र सिंह हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सबसे ज़्यादा माँ बाप और भाई पर ही विश्वास कर सकते हैं, वरना कोई वासना का कीड़ा बन जाए तो क्या पता। मलिक भाई साहब आप तो एक दिन स्टोरी नहीं डाली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कई दिन हो गए हैं। तो नक्षत्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो शुरू में मैंने बोला था उस लड़के की कुछ मदद करें। जिबैश अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, आज की स्टोरी ने रुला दिया। जिबैश अंसारी पीलीभीत से। तो जिबैश अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। वालेकुम सलाम। और आप भी कोशिश करिएगा 10, 5, 20, 100, 50 जो भी आप कर सकते हैं उस लड़के की मदद करिएगा। उसके बाद में कबीर करके ID लिखते हैं, कुछ बेटियां जीते जी घर वालों की नाक भी कटवा देती हैं, फिर जिंदा ही रोना पड़ जाता है, ज़िंदगी में रोना पड़ जाता है। तो कबीर मस्त जी अब ये कहकर हम बेटियों के ऊपर जुल्म तो नहीं कर सकते, बेटे भी बहुत नाकें कटवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारा सा कमेंट्स किया और आप भी कोशिश करिएगा कि उस लड़के की कुछ मदद कर सकें। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई कल की वीडियो गाना 10 तक इंतज़ार किया था, वीडियो का 10 तक इंतज़ार किया था। तो रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी कोशिश करिएगा 10, 5, 100, 50, 500, 1000 जो भी आप कर सकते हैं कोशिश करिएगा। अनीस से लिखते हैं सर ये हमारे विधानसभा रामपुर कारखाना की कहानी है, मोहन मुंडारा की। बहुत अच्छी बात कही आपने जी, वहीं की कहानी है। और अनीस जी आप भी कोशिश करिएगा कि उस लड़के की कुछ मदद कर सकें। एक खान है, लिखते हैं बहुत ख़राब ज़माना आ गया है, तो एक खान जी आपसे भी रिक्वेस्ट है मदद करिएगा। सोहनलाल सेतिया जी हैं, लिखते हैं नमस्कार, तो सोहनलाल सेतिया जी आप भी मदद करिएगा। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, तो सुनील त्यागी जी आप दोनों पति पत्नी का भी बहुत शुक्रिया, आप भी कोशिश करिएगा कुछ कर सकते हैं। दी वेस्टर्न लिखते हैं शाबिज भाई एक बात बताएं, ओमान या मिडिल ईस्ट में इंडियन लॉयर को कितनी सैलरी मिल सकती है। तो दी वेस्टर जी इंडियन लॉयर को अच्छी सैलरी मिल सकती है, लेकिन लॉयर को जॉब वहाँ पर मिलती है नहीं मिलती इसके बारे में मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, लेकिन सैलरी के पैकेजेस अच्छे होते हैं अगर आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो अगर आप
लॉयर के ही फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी स्कोप है, और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप और काम कर सकते हैं, लाइक आप एडमिन का काम कर सकते हैं, एचआर का, या फिर मैनेजर का, या फिर किसी और पोस्ट पे आप जाना अप्लाई कर सकते हैं, तो सैलरी का पैकेज अच्छा ही होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी साथ एजुकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़िया होना चाहिए। दिव्यराष्ट्र जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर मदद करिएगा उनकी। अस्सलाम वालेकुम, असलम भाई हैं, लिखते हैं बीबी जूही गुलाब बिहार अररिया से सुनते हैं, तो आपका शुक्रिया असलम जी, और आप भी कोशिश करिएगा कि आप उनकी कुछ मदद करें। कबीर मस्त हैं, लिखते हैं सही तो कह रहे हैं लोग, आपकी सारी स्टोरी मुसलमानों पर ही आती हैं, कुछ गलत है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका ढिंढोरा पीटा जाए। तो कबीर मस्त जी, आप पहले स्टडी करिए, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, और आप उसमें पाएंगे कि क्राइम हर समाज हर धर्म से रिलेटेड होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, और हर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद में मुदस्सिर हैं, लिखते हैं सब ठीक हैं, आपकी कहानी भी बेहतर होती हैं, लेकिन आगे जो बोलते हैं वो मैं बता नहीं सकता। तो मुदस्सिर जी, आपका शुक्रिया, और आप भी कोशिश करिएगा कि उस लड़के की कुछ मदद कर सकें। सो दोस्तों, ये थी कहानी, और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। आज की कुछ कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जो मुदस्सिर भाई ने बोला वो सच था, कहानी तो नहीं थी, बाकी बातें ज़्यादा थी। तो आज ही मैं क्या बताऊं, बस उस लड़के के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हूं कि कुछ उसकी हेल्प हो जाए। तो आप सभी लोगों से, मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोगों से जो बन पड़े वो आप लोग कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन एक बेहतर क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।